प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है वाला, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर होगा आपका ये 2। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। आप उसको जाके यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में हम जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है, ये मोस्टली आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि कार्य और गति ऊर्जा की धारणा या कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरीके से आपको बताता है, ये नॉर्मली आपको बताता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं या किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसको विस्थापित करते हैं या उसके वेग में परिवर्तन करा देते हैं, तो गतिशील वस्तु की जो प्रारंभिक गति ऊर्जा होती है और अंतिम गति ऊर्जा जो होगी, जब हम बल लगा के उसको विस्थापित करेंगे, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरीके से आप इसको देखेंगे ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं बच्चों, आपके पास में स्मॉल m है। ठीक है, उस पर एक नियत बल आप कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि इस अचर बल से यानी कांस्टेंट फोर्स से के कारण वस्तु की बल की दिशा में s दूरी का विस्थापन हो जाता है बच्चों, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। एक तरीके से हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, W बराबर F इंटू एस, यानी कि बल गुना विस्थापन हो जाएगा। बल आपका हो जाएगा बच्चों F, ठीक है, विस्थापन आपको हो जाएगा S। तो जैसे ही हमने वस्तु पर बल लगाया, तो बल के लगा देने से बच्चों वस्तु में उत्पन्न होगा त्वरण। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान आपका स्मॉल m है, जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो न्यूटन के दूसरे नियम से आप यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों आप इस बात को कि आपका यहाँ से बच्चों निकल कर आएगा ये वाला F बराबर ma। ठीक है, क्या निकल कर आएगा आपका बच्चों, F बराबर ma। अब चूंकि F बराबर ma निकल कर आ चुका है, तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे बच्चों आपका, हम यहाँ से काम करेंगे कि इस वाले F की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। F के बराबर ma जो है आपका यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो जैसे पुट करेंगे आप समीकरण नंबर 1 में, तो आपका आ जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, ध्यान देंगे बच्चों आप यहाँ पर, आपका आ जाएगा यहाँ पे ये W बराबर MAS। ठीक है, F की जगह जाएगा ma, और यहाँ से AS को एक ब्रैकेट के तौर पर लिख लेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा बच्चों F बराबर W बराबर MAS। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी वस्तु का बच्चों प्रारंभिक वेग u होगा और अंतिम वेग आपका v होगा। तो न्यूटन गति के तृतीय समीकरण से हम जानते हैं बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2s, v बराबर u स्क्वायर प्लस के 2s। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होता है आपका कि जैसे ही हम यहाँ से as को निकालते हैं तो u आपका इधर आ जाएगा। इस केस में अगर बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हो तो हम इसको लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ से अगर बच्चों as की वैल्यू को निकालते तो आपका जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों आपका, ये as बराबर वी स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को बच्चों आपको क्या काम करना है, इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है किस जगह, आप देख पा रहे हैं वाली वैल्यू, इस जगह आप पुट कर देंगे as की जगह पर। तो जैसे ही आप as की जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं as की, तो आपका निकल के आ जाएगा बच्चों W बराबर m इंटू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब बच्चों इस m के अंदर गुना करेंगे अंदर, तो आपका जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर जब जाएगा आपका यहाँ से, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन फाइनल वाली यानी कि अंतिम वाली, है ना। और u वाली जो आपकी होगी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वाली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें बच्चों तो आपको नजर आएगा, आपको ये दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे कि जब हम निकाल के चलते हैं इसको, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं W बराबर जो आपका आ रहा है बच्चों डेल्टा के आ रहा है। डेल्टा के क्या है आपका, अंतिम गति ऊर्जा और प्रारंभिक गति ऊर्जा का अंतर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होगा उस वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है बच्चों, यही आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, W बराबर डेल्टा के क्या होगा यहाँ पर KF माइनस KI। KF क्या यहाँ पे आपको बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और I क्या आपका बच्चों यहाँ पर I के लिए प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रारंभिक गति ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अतः किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा बच्चों उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों ये कर लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है
100% आपके होम एग्जाम में ये टॉपिक बच्चों आता ही आता है। ये लगभग 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर का आपका ये डेरिवेशंस है जो आपका एग्जाम में आता ही है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप ये यकीन मानिए कि आपके 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। कार्ययोजक प्रमेय का लाभ। अब कार्ययोजक प्रमेय का बच्चों हमारे फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि अनेक समस्याएं हमारे पास ऐसी होती हैं कि अनेक समस्याओं में बल और उसके विस्थापन का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अतः बल द्वारा किए गए कार्य की गणना सीधे हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब सीधे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी समस्याओं को प्राय वस्तु की निकाय की गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा में यह परिवर्तन ही बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कि जब आपको बल और विस्थापन से पूरी तरीके से कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त ना हो पाए, लेकिन आपको उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वहां पर इसको हम यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी कि अगर हम क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो किस तरीके से इसको बच्चों किया जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे बच्चों फोर्स दे रखा है, ध्यान देंगे बच्चों, आपको यहाँ पर एक फोर्स दे रखा है ये वाला। ठीक है, आपको दे रखा है F बराबर 7 - 2x प्लस के 3x स्क्वायर। ठीक है, और साथ में बच्चों आपको यहाँ पे विस्थापन दे रखा है कि x बराबर 0 से, है ना, x बराबर 5 मीटर तक होता है। ठीक है, x अक्ष की दिशा में। तो बल द्वारा बच्चों आपको बताना है कि कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कार्य कैसे किया जाएगा, कार्य आपको निकालना है। ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कैसे इसको सॉल्व आउट करना होगा। तो अब ध्यान देंगे, आपको दे रखा है बच्चों एफ दे रखा है, एफ बराबर आपको दे रखा है 7 - 2x प्लस के 3x स्क्वायर दे रखा है। और विस्थापन आपको दे रखा है बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, विस्थापन होता है बच्चों आपका x1 बराबर 0 से x2 बराबर 5 मीटर तक होता है। तक कराने में आपको बच्चों कार्य निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि जो कार्य आपको होता है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसको देखें तो कार्य बराबर आपको होता है बच्चों बल गुना विस्थापन होता है, ds कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, बल गुना विस्थापन होता है ना, dx होता है। तो यहाँ पे चूंकि x अक्ष की दिशा में हो रहा है, तो इसलिए बच्चों हम इसको यहाँ पर x लेके चल लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बच्चों आपके? अगर ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप इस ऐप की वैल्यू को यहाँ पे बच्चों पुट कर देंगे। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा आपका 7 - 2x प्लस के 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बच्चों हो जाएगा dx। अब जो आपको लिमिट दे रखे है ना, x बराबर 0 से x1 बराबर 0 से x2 बराबर 5 मीटर तक, तो देन आप उस केस में आप यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, x1 बराबर 0 से x2 बराबर 5 मीटर तक, है ना, विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। जब बच्चों आपको कार्य निकालना होगा इस केस में, तो कार्य निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका जाएगा डी डब्लू, यहाँ पे बच्चों x1 बराबर 0 से x2 बराबर 5 मीटर तक जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों आपकी 7 - के 2x प्लस के 3x स्क्वायर dx। ठीक है, अब जब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे w आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा आपका 7x जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन में 2 चला जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस के 3x क्यूब बटे में 3 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 to 5 जाएगा। ठीक है, ये बच्चों बात समझ में आ रही है आपके? अब अगर ये बात समझ में आ रही तो बच्चों देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच जाता है w बराबर 7x माइनस के x स्क्वायर प्लस के x क्यूब 0 to 5। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट रखनी है। ठीक है, पुटिंग द लिमिट, पुटिंग द लिमिट
तो जैसे बच्चों लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो लिमिट रखने का तरीका होता है, पहला आपको रखनी होती है अपर लिमिट यानी कि जो ऊपर रखी हुई है, फिर माइनस लगा के रखते हैं बच्चों लोअर लिमिट यानी कि जो नीचे मान रखा हुआ है। तो ये किसके जगह रखा जाएगा बच्चों, एक्स के स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब एक्स के स्थान में वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे देखेंगे बच्चों 7 × 5 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, फिर यहाँ 0 0 0 चला जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लोअर लिमिट सब जगह 0 रखी जाएगी ना, तो देखिए वैल्यू कितनी निकल के आपके जाती है यहाँ पे बच्चों देखिए डब्ल्यू बराबर आपका जाता है यहाँ पे 7×5 = 35 प्लस के 35 जाएंगे, फिर माइनस के 5 का वर्ग जाएगा ना 25, तो 25 हो जाएगा, और 5 का क्यूब बच्चों आपका 125 हो जाएगा, है ना 125। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 35 में से 25 जाएंगे, बचेंगे 10 प्लस के 125, तो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 135 जूल। ठीक है, यानी कि इस बल के माध्यम से किसी वस्तु को x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो बल द्वारा जो क्या कार्य होगा बच्चों आपका कितना होगा, 135 जूल। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगर आगे चलते हैं तो फिर से देखेंगे ध्यान से। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया ये वाला कि F बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, F बराबर बच्चों आपको दे रखा है a प्लस के bx। ठीक है, और आपको लिमिट दे रखी है कि x1 बराबर 0 से x2 बराबर d तक, है ना, x1 बराबर 0 से x2 बराबर d तक आपको लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो कैसे इसको बच्चों यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर इसको कैसे करना होगा, हमको कार्य निकालना है। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका आएगा बल गुना विस्थापन, विस्थापन बच्चों यहाँ पे एक्स लेके चल लेंगे और यहाँ पे इस एफ की वैल्यू को रखा जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे ए प्लस के बी एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स बराबर 0 से x2 बराबर d तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जब बच्चों यहाँ पे कार्य निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा कार्य, ध्यान देंगे। जब कार्य आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देंगे इसका डी डब्ल्यू, यहाँ पे आपका चला जाएगा 0 से क्या जाएगा, 0 से d तक जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे आपका जाएगा a प्लस के बी एक्स डी एक्स चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन जब w आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा a x प्लस के बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 चला जाएगा, 0 to d जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा बच्चों, लिमिट रखेंगे, पुटिंग द लिमिट। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट रखी जाएगी बच्चों, तो a इंटू डी जाएगा प्लस b इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 2 जाएगा, फिर -0 और -0। ठीक है, तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका W बराबर ए डी प्लस के बी डी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि इतना कार्य आपको बच्चों डी है, इतना कार्य आपको करना होगा, ये जूल में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर ये करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बच्चों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे आगे कहता है बच्चों यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल यानी कि वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा जो होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 1/2 mv²। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला पढ़ते हैं ये वाला, तो उसमें आपका आता है ना 1/2 mv², तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा, है ना, कि आधा हो रहा ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे को उस वस्तु की बच्चों क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण बच्चों जो कार्य करने की क्षमता होती है
कार्य करने की जो क्षमता होती है या नियत रहती है वस्तु की गति ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वस्तु की गति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल v वेग से गतिशील है तो उस वस्तु की बच्चों क्या हो जाएगी गति ऊर्जा? 1/2 mv²। ठीक है, ऐसे पद्धति में इसका मात्रक बच्चों होता है जूल। ऐसे पद्धति में इसका मात्रक होता है बच्चों जूल। ठीक है, ऐसे पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल। ठीक, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है बच्चों अर्ग। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? अर्ग होता है। और इसका बच्चों वी में सूत्र क्या होगा? इसका वी में सूत्र जो निकल के आता है बच्चों क्या होगा आपका? ml/2 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि कार्य और गति ऊर्जा की जो विमा होती है बच्चों क्या होती है? ml/2 होती है। ठीक है, देखिए गति ऊर्जा के उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, गतिशील वस्तु, गतिशील वायु में गति ऊर्जा होती है जिसके द्वारा पवन चक्कियां का संचालन तथा नावों को गति प्रदान की जाती है। ठीक है, नंबर 2, बंदूक से चलाई गई गोली में गति ऊर्जा होती है जिस कारण वह बच्चों लक्ष्य को भेद पाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। जब बंदूक से हम गोली को फायर करते हैं तो जिस वजह से वो किसी भी टारगेट पे जब हम उसको चलाते हैं तो उसको वो हिट कर पाती है, अपने लक्ष्य पे पहुंच पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। गति ऊर्जा के लिए व्यंजक, अगर हम यहाँ पे इसके देख लेते हैं कि व्यंजक या फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर। किसी गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा की माप दो प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है? नंबर 1 आपका, नंबर 1, किसी वस्तु को विराम अवस्था से किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किए गए कार्य के मापन द्वारा। ठीक है, और नंबर 2 क्या है बच्चों आपका? किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था लाने के लिए, है ना। पहले विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में था, दूसरे में यहाँ पे बच्चों गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाने के लिए है कि ये कार्य के मापन द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था मतलब वो रुकी हुई होगी बच्चों आपकी। जब रुकी हुई होगी तो उसका प्रारंभ में वेग जो होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, वस्तु पर बाह्य बल F लगाने से उसमें त्वरण कितना आता है बच्चों? A त्वरण आपका उसमें आ जाता है, क्योंकि जब बल लगाएंगे तो बल लगाने से वेग परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही वेग परिवर्तित होगा बच्चों आपका तो तुरंत उसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बल का कार्य होता है वेग में परिवर्तन करना। यानी कि बल नॉर्मली क्या करता है कि किसी वस्तु को विराम से गति में लेके आता है तब भी वेग बदलेगा, या गतिशील अवस्था से विराम में लाता है तब भी वेग बदलेगा, और जैसे ही बच्चों वेग बदलता है तो तुरंत उसके अंदर आपका त्वरण उत्पन्न आपका हो जाता है। से गति कराते हुए बल की दिशा में बच्चों s दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर m में से, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं F बराबर m में से। तो गति विषय का आपको जो दूसरा नियम था बच्चों क्या था? F बराबर m में था ना। तो यहाँ से जब देखते हैं तो आप जानते हैं v का बराबर u का प्लस के 2s होता है। अब चूंकि प्रारंभ में उसका वेग 0 था बच्चों, तो v का बराबर आपका हो गया u की वैल्यू 0 आ गई, 2as हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर s को निकालते हैं तो आपका निकल के आ जाता है s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब जैसी वैल्यू आपके निकल के आ जाती है बच्चों, तो आप इस वैल्यू को s की वैल्यू कहाँ रखेंगे? हम जानते हैं ना जो कि बल द्वारा विस्थापन के द्वारा जो कार्य होगा वो कितना होता है, हम इस बात को जानते हैं बच्चों कि जो कार्य आपको होगा वो W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक है, अब F इंटू एस अगर आपका होता है तो आपको दो चीजें करनी है। नंबर 1 क्या करना है आपको? इस F की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, इस F की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। दूसरा आपको बच्चों काम करना है इस S की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो जैसे आप S की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, और F की वैल्यू पुट करेंगे m में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों कि आपका a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा बच्चों W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर बचेगा आपके पास में। और जब आपके पास बच्चों ये बच जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा ना W बराबर 1/2 mv स्क्वायर।
परंतु किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा की माप है। ठीक है, तो वस्तु की बच्चों गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 mv²। अतः किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, चूंकि 1/2 तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको देख लेंगे। अब आगे चल लेते हैं बच्चों, अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, है ना, अल्टरनेटिव से, तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली इसको देखें बच्चों कि माना इस मूलम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, जब विराम अवस्था में होती है उसका मतलब बच्चों उसका प्रारंभिक वेग जो होगा u वो 0 हो जाएगा। बल F लगाने से उसमें सूक्ष्म समांतराल डेल्टा टी में डेल्टा x आपका बच्चों विस्थापन हो जाता है, बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है। सूक्ष्म विस्थापन में बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा बच्चों क्या होगा, हम जानते हैं कि बल गुना विस्थापन, जब डॉट वाला प्रोडक्ट इसमें लगता है तो उसको खोलते हैं तो एफ डी एक्स cos थीटा आएगा। और जब बल की दिशा में बच्चों विस्थापन हुआ है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो उस केस में cos 0 का मान बच्चों 1 हो जाता है, और जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, केवल आपके पास बचेगा बच्चों एफ डी एक्स। और एफ बराबर बच्चों आप जानते हैं कि एम ए होता है। ठीक है, तो जैसे आपने इस वैल्यू को कहाँ रखा बच्चों, इस वैल्यू को आपने यहाँ रखा, तो आपके पास बच्चों ये निकल कर आ जाएगा W बराबर एम ए डी एक्स। ठीक है, एम ए डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों आप यहाँ पे, कि जो आपका A होता है, जो A होता है बच्चों वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आपने इस A की जगह लिख दिया ये dv अपॉन dt। ठीक है, और जब आपने लिख दिया तो आपने dx का dt ले लिया। तो आप जानते हैं कि v बराबर जो होता है वो dx अपॉन dt होता है, यानी कि विस्थापन बटे समांतराल को वेग कहते हैं। तो इसके स्थान पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेग आ जाएगा v। ठीक है, तो आपका डी डब्ल्यू बराबर एम वी डी वी आ गया। ठीक है, आप ध्यान देंगे चूंकि वस्तु आपकी विराम अवस्था चलती है तो यानी कि आपका u होगा, u बराबर होगा 0 और आपका अंतिम में हो जाएगा v। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 0 से v तक की लिमिट लेके चलेंगे, m बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, फिर लिमिट रखेंगे बच्चों आप यहाँ पे, तो आपको चल जाएगा पता कि वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों आपकी वो कितनी होगी, आपकी 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा कभी भी बच्चों ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे चल लेते हैं। देखिए क्या कहता है ये, रेखीय संवेग तथा गति ऊर्जा में संबंध। रेखीय संवेग, संवेग क्या होता है बच्चों कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों माना स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु स्मॉल वी वेग से गति कर रही है। जब बच्चों स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल वी वेग से गति कर रही है तो उसका मतलब हो जाएगा वस्तु का रेखीय संवेग क्या होगा बच्चों आपका P बराबर mv। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि वस्तु की जो गति ऊर्जा होती है बच्चों आपकी 1/2 mv² होती है। ठीक है, तो अपने पास से बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपने एक m से ऊपर नीचे गुना कर दिया, m से गुना करेंगे तो m² होगा, नीचे एक m आ गया आपका, लेकिन आपने इसको बच्चों बाहर निकाला इसको तो आपका हो जाएगा mv²। और आप इसकी जगह रख देंगे बच्चों यहाँ पे mv² की जगह बच्चों आप यहाँ रख देंगे इसकी जगह p रख देंगे, है ना। तो जैसे बच्चों आपने p रखा तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि आपका आ गया k बराबर p² अपॉन 2m आ गया। और यहाँ से बच्चों अगर p को निकालते हैं तो p को जब जैसे निकालेंगे बच्चों तो p² आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे 2mk जाएगा। और यहाँ से जैसे आप p को निकाल लेते हैं देन आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या निकल कर आएगा √2mk। ठीक है, उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके रेखीय संवेग पर निर्भर करती है। रेखीय संवेग पर निर्भर करती है अर्थात किसी वस्तु में रेखीय संवेग के बिना गति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा के बिना संवेग संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो देख लेते हैं बच्चों अब आगे कि आगे कैसे इस पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं इसको कैसे करना आपको। ये कहता है कि किसी पिंड का संवेग है ना 20% बढ़ा दे तो उसकी गति ऊर्जा
में कितने प्रतिशत की वृद्धि जाती है। तो आपको पहले तो आपको ये संबंध देखना होगा कि संबंध क्या होता है संवेग और गति ऊर्जा में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे आपको संवेग k बराबर होता है p² 2m। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि माना आपका जो प्रारंभिक संवेग होगा, है ना, माना प्रारंभिक जो संवेग आपका होगा, है ना, p1 बराबर आपने मान लिया कि p होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होगी बच्चों कितनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, k1 बराबर आपका जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए p² 2m है ना, तो यहाँ से आपका जाएगा बच्चों आपका p² यानी कि p1² 2m, है ना, ये जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। और आपने मान लिया इसको p, है ना, तो p² 2 चला जाएगा 2m। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे कि हमारा आपका आ जाता है प्रारंभिक गति ऊर्जा आपकी होगी k1 बराबर p² 2m। ठीक है, अब प्रश्नानुसार वो कह रहा है पिंड का संवेग 20% बढ़ा दें, तो यानी कि आपका हो गया अंतिम संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग यानी कि p2, तो p1 तो रहेगा प्लस p1 का 20%। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों आपको हो जाएगा p2 बराबर p1 की वैल्यू है p। ठीक है, p1 की वैल्यू है p, और इसका मतलब 20 बटे बच्चों आपका जाएगा 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो आपका जाएगा p2 बराबर बच्चों आपका जाएगा p प्लस k p/5, और जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों आपका जाएगा 5 और 1 6, तो 6p/5 चला जाएगा। तो भी संवेग के क्रॉसपोंडिंग आप देखेंगे कि आपकी कितनी गति ऊर्जा जाती है ना। तो इसको हम यहाँ पर बच्चों कह देंगे कि अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब अंतिम गति ऊर्जा के लिए k2 जाएगा बच्चों, k2 बराबर क्या जाएगा p2² 2m जाएगा। अब p2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से लिख देंगे, तो जब यहाँ से वैल्यू लिखी जाएगी तो k2 बराबर का जाएगा बच्चों 6p/5² ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों k2 बराबर 6 का मतलब आपका हो जाएगा 36p² 25 × 2m। ठीक है, तो क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं k2 बराबर, अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों तो क्या इतना हिस्सा हम एक साथ ले लें तो आपका चला जाएगा बच्चों 36/25 × p² 2m। ठीक है, अब ध्यान देंगे p² 2m की वैल्यू कितनी है बच्चों k, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे k रख सकता हूँ ना, तो आपका बच्चों यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका k2 बराबर आपका जाएगा 36/25 k1। ठीक है, k1 निकल के जाएगा ना, पहली वाली आपकी k1 है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, k2 माइनस k1 अपॉन में k1 इंटू में 100। ठीक है, तो देखिए k2 की वैल्यू अब क्या है, ये वाली कितनी 36/25 k1 माइनस के k1 अपॉन में k1 इंटू में आपका चला गया 100। एलसीएम लेंगे तो 36 k1 माइनस के 25 k1 अपॉन में 25 k1 इंटू में चला जाएगा बच्चों आपका 100। तो बच्चों देखिए 36 में से 25 के कितने बचेंगे यहाँ पे 11 k1 अपॉन में 25 k1 इंटू में जाएगा बच्चों आपका 100। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे k1 से k1 गया, 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 11 चौक 44, तो इसका मतलब हो गया बच्चों 44% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है कि एक बंदूक है ना, एक बंदूक से m बराबर आपको दे रखा है बच्चों 10 ग्राम दे रखा है, इसको बदलेंगे तो 10 × 10⁻³ के बच्चों 3 किलोग्राम आ जाएगा, और आपको वेग दे रखा है v बराबर आपको दे रखा है बच्चों 100 मीटर/सेकंड। तो कह रहा है गति ऊर्जा निकालनी, k निकालना है, तो k बराबर बच्चों आपको 1/2 mv का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे 1/2, m की वैल्यू आपको जाएगी 10 × 10⁻³ 3, और यहाँ पे जाएगा बच्चों आपका, है ना, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों आप इसको
माइनस की 3 पावर 1 और 2 खत्म हो जाएगी, तो 2 से इसको काटेंगे 100 को, तो कितने बार कटेगा, 50 बार। तो आपका बच्चों के बराबर कितना आ गया, 50 जूल एनर्जी आपकी यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ध्यान देंगे बच्चों आगे। अब ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा की धारणा। तो स्थिर ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण बच्चों जो ऊर्जा होती है हम उसको कहते हैं स्थिर ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसके विन्यास, स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण कारण कार्य करने की जो क्षमता नियत रहती है वस्तु की बच्चों क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है। नंबर 1, वस्तु अपनी विशेष अवस्था से सामान्य अवस्था में आने तक कर सकती है। नंबर 2, वस्तु को उसकी सामान्य अवस्था से विशेष अवस्था तक लाने में किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली बच्चों हमारे स्थिर ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर आपका होता है mgh होता है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे देखिए बच्चों, उदाहरण इसके, बांध में ऊंचाई पर संग्रहित जल में गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम टरबाइन को घुमाते हैं। नंबर 2, ऊंचाई पर उठाए गए हथौड़े से गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से कील को लकड़ी में गाड़ा जा सकता है या पत्थर को बच्चों तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको दे दिया बच्चों m बराबर 250 ग्राम की गेंद है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 250 गुना 10 की माइनस के 3 किलोग्राम जाएगा। आपको जो ऊर्जा दे रखी है वो दे रखी है 19.6 जूल ऊर्जा आपकी की जाती है। तो कितना ऊंचाई पर यानी कितना एच ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, और आपको जी दे रखा है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों यहाँ पे। अब लगा देंगे U बराबर mgh, आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे h है, तो U अपॉन में आपका जाएगा mg। h की वैल्यू कितनी, सॉरी U की वैल्यू कितनी बच्चों 19.6, m की वैल्यू कितनी है 250 गुना 10 की पावर बच्चों माइनस के 3, और g की वैल्यू कितनी है 9.8। ठीक है, ध्यान देंगे इस पॉइंट से पॉइंट हट गया वाला। ठीक है, ये पावर 3 ऊपर चले जाएंगे तो आपका जाएगा 196 बटे 250 गुना 98, ऊपर जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब ध्यान देंगे जैसे इसको काटेंगे तो 250 चौका 1000 चला जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काटें अगर तो ये 49 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखें बच्चों तो 49 दूनी 49 चौक 196 हो जाएगा, तो 4 दूनी देखेंगे बच्चों तो 4 गुना 2, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 8 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर, इसका मतलब वो आपका कितने ऊपर जाएगा बच्चों 8 मीटर की ऊंचाई पर वो चला जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका लास्ट टॉपिक रहा है इसका। ये कहता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण। ठीक है, तो पहला जो बच्चों हमारे यहाँ पर है वो है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यानी कि अगर हम यहाँ पे बच्चों आपको देख पाए कि यदि आपका ये धरातल है जैसा आपको देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट आपका ए है, मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब से हम यहाँ पे पकड़ के छोड़ते हैं तो उस केस में इसका प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा। तो आपको यह दिखाने वाले हैं बच्चों की इस पूरी गति के दौरान जो इसकी कुल ऊर्जा रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, और वो जो कुल ऊर्जा रहेगी बच्चों आपकी वो हमेशा mgh रहेगी। चाहे गति ऊर्जा हो चाहे स्थिर ऊर्जा हो वो बदलती रहेंगी, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। इसी को बच्चों यहाँ पर कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम, कि हम किसी भी वस्तु की मतलब कार्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं या ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बच्चों परिवर्तित या रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे माना चित्र में जैसे आपको दिखा रखा है यहाँ पे स्मॉल एम के पिंड को एक पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर बिंदु, जैसे यहाँ तो डायग्राम आपका 15 है वाला, तो यहाँ पर बच्चों आपका ये 15 जाएगा। ठीक है, मैं स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर बिंदु ए से विरामावस्था U बराबर 0 से गिराया जाता है, तो हम देखते हैं कि पिंड की कुल ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा पिंड की भिन्न भिन्न स्थितियों पर ज्ञात करें तो हम देखते हैं कि कुल यांत्रिक ऊर्जा आपकी सदैव समान रहती है। कैसे, नंबर 1, यदि आपका पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो किस पर आपका बच्चों पॉइंट ए पर है। जब पॉइंट ए पर होगा तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे तो उस केस में प्रारंभिक वेग रहेगा 0। जब प्रारंभिक वेग रहेगा 0 तो उस केस में गति ऊर्जा बच्चों कितनी रहेगी 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा आपका 1/2 mu² लगेगा ना, और जैसे यहाँ पे U की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, और स्थिर ऊर्जा क्यों,
क्योंकि यहाँ से इस पिंड का आपका मास रहा होगा m प्लस ये हवा में है काम कर रहा है तो ग्रेविटी काम करेगी, और ये जो हाइट आपकी जा रही है बच्चों यहाँ पे ये वाली ये h जा रही है तो mgh आ जाएगी। तो इसकी बच्चों कितनी आएगी स्थिर ऊर्जा mgh। तो कुल ऊर्जा कितनी है कि गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा यानी कि 0 प्लस mgh। तो एक तरीके से यहाँ पर कितनी है बच्चों आपकी mgh। इस पॉइंट पे टोटल आपकी एनर्जी निकल के जाती है कितनी mgh। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों बिंदु बी पर, अब जैसे बिंदु बी पर आएगा तो बिंदु बी पर जब ये आ रहा होगा नीचे तो मान लेते हैं कि x दूरी को तय करके आ रहा है। अब जब x दूरी बच्चों तय करके आ रहा है तो उस केस में इसका वेग 0 नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों इसका वेग v1 मान के चल लेते हैं कि इसका वेग v1 रहा होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जब v1 वेग रहा होगा तो उसकी जो ऊंचाई है बच्चों ऊपर से अगर टोटल इसकी हाइट h थी तो x जब नीचे आ गया तो यहाँ से इसकी जो हाइट बचेगी बच्चों बचेगी h माइनस x बच जाएगी। तो देखिए माना पिंड बिंदु A से गिरना शुरू होता है तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से x दूरी तक गिरने के बाद किसी मान लो बिंदु B पर आ जाता है तो उस गोली का जो वेट होगा वो तो m ही रहा होगा। ठीक है, जहां पर पिंड का वेग बच्चों v1 हो जाता है इस स्थिति में पृथ्वी तल से इसकी जो चाहिए बच्चों वो h माइनस के x हो जाती है। तो अब स्थिर ऊर्जा बच्चों कितनी आएगी mgh माइनस x, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेके वो h माइनस बच्चों x है ना, तो ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस स्थिति पिंड का जो वेग होगा वेग को निकालेंगे v इसका बराबर u इसका प्लस 2as से u की वैल्यू 0 पुट कर देंगे 2as ही रहेगा, a की जगह बच्चों g आ जाएगा और s की जगह आ जाएगा क्या x, तो v1 स्क्वायर आपका जाएगा 2gx। ठीक है, तो उस केस में इसके जो गति ऊर्जा होगी बच्चों 1/2 mv v1 का स्क्वायर होगा, v1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो 2gx हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mgx आ गया। ठीक है, तो कुल ऊर्जा देखिए स्थिर ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा आपकी mgx है mg। देखिए यहाँ पे इस लाइन को अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा आपका mgh आएगा और उसकी जब अंदर गुना करेंगे तो mgx आएगा प्लस के mgx है ना। तो ध्यान देंगे बच्चों आपको ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा mgh आ जाएगा। और यही बच्चों आपके अगर याद आ रहा हो तो बिंदु ए पर थी एनर्जी mgh और यही बच्चों आपकी एनर्जी निकल कर आई है किस पर बिंदु बी पर। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट पर एनर्जी आपको दिखा दी, टोटल एनर्जी आपकी mgh ही है, जबकि उस पॉइंट पर वहां पे गति ऊर्जा 0 थी लेकिन यहाँ पर गति ऊर्जा आपकी 0 नहीं यहाँ पर है, वहां पे स्थिर ऊर्जा थी लेकिन यहाँ पर भी स्थिर ऊर्जा है, दोनों वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन कुल ऊर्जा वही निकल कर आई जो पिछले बार आपकी निकल कर आई थी बिंदु ए पर। अब ऐसे अगर बिंदु सी पर बात करते हैं, बिंदु सी का मतलब होगा बच्चों धरातल पर। धरातल पर जब होगा तो उसका वेग बच्चों आपका v2 मान के चल लेते हैं यहाँ पे, और हाइट आपकी हो जाएगी बच्चों 0, यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो जब 0 हो जाएगी तो उस केस में इस स्थितिज ऊर्जा बच्चों 0 मान के चलेंगे यहाँ पे, तो स्थिर ऊर्जा बच्चों 0 हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी तल पर आ चुका है। वेग v2 मान लेंगे, हाइट बच्चों अब यहाँ से जब चल कर आएगा यहाँ पे तो h हाइट कंसिडर करेगा तो h हो जाएगा, तो v2 इसके बराबर आपका 2gh हो गया, वैल्यू रखेंगे तो 2gh यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mgh आ गया। अब कुल ऊर्जा बच्चों निकालें तो स्थिर 0 हो जाएगी, गति ऊर्जा आपकी हो जाएगी mgh। टोटल एनर्जी आप देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बच्चों बिंदु ए पर भी आपकी इस पर भी कितनी है mgh, इस पर कितनी है mgh, इस पर कितनी है mgh। टोटल एनर्जी आपकी है बच्चों ये टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी टोटल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा पूरी गति के दौरान बच्चों नियत रहती है, यही बच्चों आपका यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।